नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग हैं कर्नल जयराणा के साथ ऑन दिस जस्ट बिफोर सो कॉल्ड ग्रेगोरियन न्यू ईयर कैलेंडर में जब रात को 12 बजते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। आज एक छोटा सा रिव्यू करके देखेंगे कि भाई दुनिया में कहाँ कहाँ क्या बैठा है। तो मेरे को जरा फटाफट से शुरू करना है। बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं चारों तरफ, बहुत सारी पोटेंशियल लड़ाइयाँ आगे हैं। तो हम कहाँ कहाँ 2026 में लड़ाइयाँ देखते हैं, 2025 में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले सर शुरू करते हैं रशिया यूक्रेन से, जो सबसे पुरानी लड़ाई अभी तक चल रही है। रशिया यूक्रेन में पुतिन के घर के ऊपर ड्रोन लॉन्च करे गए, कोई मानता नहीं है, कोई मानता है। रशियंस ने तो पूरे वीडियो वीडियो निकाल दिए कि भैया ये है। आप ये वॉर को कहाँ जाते हुए देखते हैं? इसमें आदि मेरे को एक जो पिवट है वो जेलेंस्की है। अगर जेलेंस्की रहा 2026 में तो मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ड्रैग होते हुए देखूंगा, क्योंकि उसके बैक में पीछे उसकी बैकिंग के लिए खड़े हैं यूके एंड ईयू, $102 बिलियन का प्रॉमिस करके। जैसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि अगर ट्रंप ने अगर एक सिंसियर एफर्ट किया था एक्चुअल, बाकी सब फेक है, लड़ाई रुकवाने का, वो था ये वाला। वो हुआ नहीं, हालांकि प्यूटिन के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। बट इफ जेलेंस्की इज टेकन आउट, विच आई थिंक एक लाइकलीहुड है, if he's taken out, he's plugged, whether by CIA, whosoever plugs him, तो फिर ये एक वी कैन सी होप फॉर अ सीज फायर दिस ईयर। जब तक जेलेंस्की जिंदा है सीज फायर नहीं होगा। दिस इज माय असेसमेंट, बाकी बात समय बताएगा। सर, यूरोप की तरफ से जिस तरह से काम किया जा रहा है यहाँ पर, आई मीन जेलेंस्की को 20 पॉइंट प्लान, ट्रंप के सामने खड़े होकर वो मुंह बना रहा था, और पुतिन के घर के ऊपर अटैक करना है समथिंग रियली स्टूपिड। व्हाई वुड यू डू दैट? एंड उसके बाद मेदवेदेव का ट्वीट आया कि भाई साहब, अब तुम चाहे वॉर खत्म हो ना हो, तेरे को तो हम देखेंगे। तो ये तो अब मतलब पर्सनल बैटल पे आ गया अब। दैट्स व्हाई मैं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की विल बी टेकन आउट। तभी मैंने कहा सीआईए टेक आउट करे, केजीबी करे, कोई भी करे, और आई थिंक से देयर इज अ नंबर, बिकॉज थोड़ा ज्यादा अपने ब्रीफ से ओवरस्टेप कर गया ये। देखो, बैकिंग किसकी थी? यूएस की। नेटो तो कहने की बात है, यूएस उसको समझा रहा है। प्यूटिन टेबल टॉक टॉक करने के लिए तैयार है, जस्ट बिकॉज ऑफ लूजर्स, जो एक ग्रुप ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन बेसिकली, उनके सिर पे आप दया करो। और अमाउंट ऑफ मनी जो उसने बनाया है, सबको पता उसकी पर्सनल एसेट्स कहाँ है, कितनी है। तो वो ना केवल करप्ट है, वो डिसलॉयल है। पूरा यूक्रेन मरवा दिया उसने यार, एक जनरेशन खत्म कर दी, दो। और अब जो प्यूटिन पे हुआ है और जिसको ट्रंप ने सर्टिफाई किया, हालांकि ट्रंप को भी विश्वास क्या करें, बट एटलीस्ट ट्रंप इन स्पीच ने उसने कहा ना कि मेरे को प्यूटिन का फोन आया था, उसने ऐसे किया। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है। ट्रंप एक मे बी अनरिलायबल, लेकिन जेलेंस्की एक तरफ और प्यूटिन और ट्रंप दोनों एक तरफ, और नितिन बगल में खड़ा है जब वो बात कर रहा है। तो इट लीड्स अस टू बिलीव कि ये सच बोला जा रहा है, हमला हुआ है। और हमला हुआ है तो जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, अभी इसके दिन नंबर्ड है। और एक्चुअली अगर ऐसे ही लड़ाई खत्म होनी है तो हो जाए जल्दी यार। हर दिन एवरेज कह रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग किल्ड हर दिन, दोनों तरफ के मिला के। लोग कह रहे हैं 1000 लोग दोनों तरफ से मिला के। तो इतनी लॉस ऑफ लाइफ क्यों इस बेवकूफी के कारण बर्दाश्त करे दुनिया? सर, जी। टैक्टिकली स्पीकिंग उसने, जहां पर ये लोग अभी बैटल लाइन चल रही है, टैक्टिकली स्पीकिंग वहां पर इन लोगों ने पूरी एक वो लाइन बना रखी है, डिफेंस लाइन। अब चक्कर क्या है, यूक्रेन के जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि साहब, अगर हमने ये डिफेंस लाइन छोड़ी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सीधा रिवर पे जाके रुकेंगे, जो हम कर नहीं सकते। तो अब ये एक बड़ा अजीब सा चीज है, जहां पर ऑब्वियसली एक कंट्री को बोला जा रहा है कि भैया तू अपनी टेरिटरी छोड़ दे, अब कुछ नहीं कर सकता तू यहाँ पर, और वो मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका इस टाइम पे आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं ट्रंप का रोल? बिकॉज वो मतलब रादर देन पुटिंग द फुट डाउन, वो ऐसे वो मतलब चापलूसी कर रहा है इन लोगों की। समझ में नहीं आ रहा मेरे को अमेरिका करने की क्या गेम है इसका। देखो, ट्रंप पे तो एलिगेशन लग रहा है कि वो रशियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ सीज फायर है उसकी वही लैंग्वेज बोल रहा है। हम्म। मेरा ये कहना है कि ठीक है, सेटबैक लगे यूक्रेन को। एक बात तो क्लियर है ना कि यूक्रेन अपनी टेरिटरी वापस नहीं ले सकता रशिया से। लेकिन अगर आज लड़ाई रुक जाती है, सीज फायर हो जाता है, तो आई एम श्योर रशिया उनको जो एक्सेस टू वार्म वाटर, चाहे रिवर के थ्रू कहीं से भी देगा। लेकिन अगर लड़ने पे मजबूर किया है इन्होंने, जो देखो डिफेंस लाइन तो इनकी पहले रशियन बॉर्डर पे थी, करते 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 पहुंच गई पीछे रिवर लाइन पे। तो क्या भरोसा कि और 6 महीने के बाद उनको उठा के उधर ना पटक दे रशिया? बिकॉज मैन पावर और फिर यस।
तो मैन पावर रशिया की कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा देश है, मैन पावर है। नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स आके उसमें लड़ रहे हैं, तो क्या यूक्रेन की कैपेबिलिटी है? स्पेशली अगर यूएस ने हाथ पीछे खींचा हुआ है, सिर्फ पैसे से तो जंग नहीं लड़ सकते ना। आज अगर 10, 15, 20 F-16, F-35 यूएस यूक्रेन में लैंड करा दो तो क्या होगा? क्या यूक्रेनियन पायलट पहले दिन उसको, वो कोई विलीज जीप थोड़ी है कि चाबी लगाई चल पड़े। जितना सोफिस्टिकेटेड जहाज है उसको मास्टर करने में, मास्टर तो खैर बहुत बड़ी बात है, प्रॉपर फ्लाई करने में कपल ऑफ ईयर्स यू एटलीस्ट लोग कहते हैं। सो मुझे लगता है कि जब तक रशियंस की बात जो ट्रंप मान रहा है और रशियंस की टर्म्स पे होगा, तो रशिया दिल दिखाएगा, दरिया दिल दिखाएगा, वो इनको रास्ता देगा। मगर अगर रशिया ने विक्टर होके इनको पुश बैक करके कैप्चर किया, तो जो उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इनको लैंडलॉक कर देंगे हम लोग परमानेंटली, फिर वो होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूक्रेनियन को सोचना चाहिए कि प्रोपेगेंडा से बाहर निकलो, अपनी कैपेबिलिटी को देखो। कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता भाई, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आपको अम्यूनिशन मिल जाएगा, आपको हथियार मिल जाएगा, मैन बूट्स ऑन ग्राउंड, वो थोड़े से प्राइवेट आपने डाल दिए, बट बूट्स ऑन ग्राउंड तो आपके अपने हैं। क्या आपकी कैपेबिलिटी है रशिया को फेस करने की? आपको याद है एक बार बात हुई थी, मैंने कहा था लड़ाई में ये जरूरी नहीं होता कि आप कितना मार सकते हो, जितना ये जरूरी होता है उतना ये भी जरूरी होता है आप कितनी मार सह सकते हो। तो रशिया के पास उसको एब्जॉर्ब करने की पावर है, जियोग्राफिकली, मैन पावर वाइज एंड अदरवाइज आल्सो डिफेंस इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन है उनकी अपनी, यूक्रेन के पास नहीं है। तो इसलिए इसका हटना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऐसी अगली सिचुएशन बनेगी, एक्चुअली लैंडलॉक हो जाएगा। इसको तो ठोकना ही है उन्होंने। और यूक्रेन का फिर आने वाला जो जितना उनका पूरा जो सप्लाई लाइंस है, उनकी जो व्हीट प्रोडक्शन है, जिसका इम्पैक्ट अफ्रीका पे पड़ता है, लोग वहां भूखे मरते हैं, तो वो सिचुएशन खराब हो जाएगी। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। जेलेंस्की शुड बी प्लग्ड आउट, मेरा ये पर्सनल मानना है। बाकी लेट्स सी। सर, यूरोप को आप किस तरफ देखते हो यहाँ पर? यूरोप की तरफ से जितना रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, उसमें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जर्मनी की तरफ से, एंड जो यूरोप का और भारत का बीच में चक्कर चल रहा है उसमें थोड़ा बाद में आते हैं, बट जो यूरोप की हालत खराब है, इनका सर्वाइवबिलिटी क्या है सर? सड़क में ये लोग क्रिसमस न्यू ईयर नहीं बना सकते, और ये एक कोई कंट्री नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्री सबने बैन कर रखा है। अपना स्वीडन में हालत खराब है, आपकी जर्मनी में हालत खराब है, फ्रांस में हालत खराब है, रोज वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, यूके में हालत खराब है आपकी। यूरोप कितना टाइम इस चीज को सस्टेन कर सकता है? मुझे नहीं लगता कर पाएगा। आई थिंक वो जो पॉइंट ऑफ रिटर्न होता ना, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के आगे निकल गए हैं। ये नहीं वापस आ पाएंगे, बिकॉज आप सब कुछ कर सकते हो, आप लड़ाई झेल सकते हो, आप टूटी इकोनॉमी को रिपेयर कर सकते हो। जब आपकी डेमोग्राफी एंड मास चेंज होती है ना, 20 साल 25 साल में चेंज हो, उसका फर्क होता है। यहाँ तो महीनों के अंदर हुई है। और वो आए, और पहले उनके सहानुभूति वाले वहां बैठे हुए थे, और कोई मेयर बन गया, कोई लॉ मिनिस्टर बन गया, लाइक यूके की बात कर रहे हो आप। जर्मनी की जो सबसे बड़ा जो उसकी क्या बोलते हैं एडवांटेज थी, वो उसकी इंजीनियरिंग थी, कैपेबिलिटी, वो जीरो हो रखी है। पूरे यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना घुस गया हुआ है। तो अब जो आपका सवाल है कि इनका फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर डूम्ड है। कर क्यों रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि आपके अंदर के हालत बुरे हैं, आप यूक्रेन को बोलते तो लड़ते जा। एक कॉन्सेप्ट ये आया था सुनने, मतलब जो एनालिसिस ये भी है कि यूके के इंटरेस्ट थे यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल में, जिसमें अभी अमेरिका कूद पड़ा, तो वो भी निकले, उसने डील भी की थी। इफ यू रिमेंबर, यूके और यूक्रेन ने एक रेयर अर्थ पे डील साइन की थी लास्ट ईयर, कि वो तो वो एक दिखता। लेकिन क्या वो उस इंटरेस्ट पे आप रेयर अर्थ निकाल के आप जी पाओगे, जब आपकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रखी है, आपकी स्ट्रीट के अंदर लड़कियां वॉक नहीं कर सकती? तो आई थिंक इनका जो कर्मा कैचअप कर रहा है, बिकॉज जितने ये वेस्टर्न नेशंस हैं, वेस्टर्न यूरोप वाले, इन्होंने किसी न किसी टाइम पे दुनिया में कॉलोनीज बना के लूटा है दुनिया को। आई थिंक कर्मा इज कम बैक टू हॉन्ट देम। क्यों ये कर रहे हैं? शायद इसलिए कर रहे हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं है, अपने देश के अंदर कंट्रोल करने की हिम्मत बची नहीं, लड़ाई लगवा के रखो। और ये भी उम्मीद, ऐसे तो ऐसे घटिया लोग हैं आदि, कि ये वो लोग हैं जो ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि रशिया कोई मिसाइल हमारे ऊपर फेंके, जर्मनी के ऊपर भी 2 मिसाइल आ जाएं, फिर नेटो बीच में घुस जाए, भीषण युद्ध लड़ पड़े, शुरू हो जाए, और हम निकल लेंगे पतली गली से। अदरवाइज लॉजिक नहीं बनता। कोई कोई गवर्नेंस का मॉडल ऐसे नहीं कहता कि आप डूब रहे हो, टूट रहे हो, आप दूसरों की लड़ाई में लगे हुए हो। पावर आपके पास है नहीं, 70,000 की फौज है यूके के पास, यूके के शिप मैन करने के लिए लोग नहीं, और वो कहता तू लड़ाई कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने ना अपनी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नेंस में जो अपने लोगों के प्रति जो उनका होता है, वो सारा साइड पे रख दिया। इनके पूरी इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो कि यूके में
आप अल्लाह अकबर बोल के किसी चाकू मार दो तो ठीक है, लेकिन अगर एक व्हाइट ने ये बोल दिया कि मेरे को अल्लाह अकबर करता हुआ बंदा जब बोलता है, मुझे डर लगता है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस रात को उसके घर आ जाती है। इनके सिस्टम में इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। लोगों ने शायद नाम नहीं बदले, बट आई थिंक दे चेंज देयर फेथ, और उनको भी समझ नहीं आ रही। अदरवाइज कोई क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दिखती है। डूम्ड है इनका फ्यूचर। यूरोप और अमेरिका के बीच में जिस तरह से ये जो डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, उससे नेटो, अब देखिए नेटो का जो कमांडर इन चीफ है, जो एक सीनियर बंदा है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हमेशा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आके यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोल सकता है कि भैया बंद तो बंद, खत्म कहानी। एंड कोई उसके बाद चूं करने की किसी की कैपेबिलिटी नहीं है। और ये चीज देखी थी हमने, जिस तरह से डैडी डैडी करके उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वो लोग तो दिखा रहे हैं कि भैया आपके पास है पावर। ये भाई साहब को कैसे देखते हैं यहाँ पर? तो इसने कोशिश, मतलब इसकी कोशिश है क्या है? और रोता सबके सामने रहता है, मैंने इंडिया को रोक दिया, मैंने ये रोक दिया, मैंने वो रोक दिया। और जहां पर आपने इसने देखा है कि भैया रोका है, वो सारी वॉर दोबारा स्टार्ट हुई है, एक्सेप्ट अजरबैजान, अर्मेनिया और इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में। ठीक है, ठंडा है। बाकी सारी, अब इंडिया पाकिस्तान भी कभी भी हो सकता है। अब मोदी जी आज मत थोकना यार प्लीज, बाकी सब ठीक है, प्लीज प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सही असेस कर रहे हो आप। एक्चुअल सिचुएशन यही है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ट्रंप के घर की हालत क्या है? आप मैं वही कह रहा हूँ ना, आप बाहर गुंडागर्दी कर लो, कुछ कर लो, जो मर्जी कर लो, वो तब तक कर सकते हो कि आपके घर के अंदर सब ठीक हो। आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो आप जितना मर्जी बॉडी बिल्डर बन के बाहर घूमोगे, वो बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है। मैंने एक बड़े दिन पहले, आई थिंक 6 महीने पहले, एक ट्वीट किया था, लोगों को पूछा था कि पहले कौन खत्म होगा, नेटो की यूएन? तो नेटो का डिमाइस दिख रहा है। मार्को रूबियो ने इस बार उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो जो उनकी जो होती है ब्रुसेल्स में, जो बड़ी हाई फाई, लाइक यू सेड की बिग डैडीज, ट्रंप तो उसका प्रतिनिधि करने के लिए वो आता है, मार्को रूबियो, वो आया ही नहीं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेटो कि अमेरिका का दैट मार्क सेक्रेटरी आया ही नहीं। दिस इज समथिंग अनयूजुअल। तो इसमें फिशर्स तो नजर आ रहे हैं। आदि ये जो पावर एक्सिस चेंज होगा, जब वेस्ट से इसकी तरफ आएगा, तो ऐसे ही होगा ना। पहले ये टूटेंगे, फिर एक फ्रस्ट्रेशन में पंगा लेंगे, फिर एक बड़ा सा युद्ध छिड़ेगा। कि लड़ाई के बिना क्लियर कट पावर शिफ्ट नहीं होती। तो उसका उसका बनता हुआ बिल्डअप नजर आ रहा है। इस मैटर ऑफ मे बी 2 ईयर 3 इयर्स एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और उसके साइंस ये हैं। अनकंट्रोल्ड अपना सिचुएशन घर के अंदर, बाहर आप दादागिरी कर रहे हो, किसी को टैरिफ से धमकाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, किसी को ओके सैंक्शन लगा रहे हो, किसी को गालियां निकाल रहे हो। और नेटो अटलांटिक के दोनों तरफ ही अगर मेल नहीं है, तो फिर कौन सा नेटो? अटलांटिक आई मीन नेटो इज बेस्ड ऑन अटलांटिक टू व्हाट यू कॉल शोर्स। तो उनकी देख लो आप क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर, वॉर शॉर तो ठीक है, आप वॉर वॉर लड़ लो, बट किस चीज से लड़ेंगे ये लोग वॉर? है तो है नहीं इनके पास कुछ, क्या डंडे डंडे टहनियां तो तोड़ के एक दूसरे के पीछे भागेंगे, हफ्ते क्या करेंगे? नहीं, हफ्ते के बाद न्यूक यूज करेंगे। हमने आपके प्रोग्राम पे वॉर गेम किया था, लोगों को लगा होगा उस टाइम, ये 2 साल पहले किया था आई थिंक हमने ना, 1.5 साल पहले। आई थिंक दोबारा करेंगे एक बार, क्योंकि शायद लोग भूल चुके हैं, और व्यूअरशिप की भी इतना कम होंगे। नेक्स्ट वॉर जो होगी, बड़ी वॉर, वो कन्वेंशनल से न्यूक पे शिफ्ट होगी। जिसका रीजन जो आप बोल रहे हो वो है, किसी के पास, इनके पास कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने की काबिलियत नहीं है। रशिया को जब हम प्रेज करते हैं कि इतना टॉलरेंस दिखा रहा है, इतनी ठंडे दिमाग से पुतिन चल रहा है, बिकॉज उसके पास कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने की काबिलियत है। वो इस युद्ध को इसी शेप में अगले 3 साल लड़ सकता है। पर क्या नेटो कर सकता है? क्या अमेरिका कर सकता है? या वेस्ट यूरोप कर सकता है? दैट्स अ बिग थिंग। और दैट्स व्हाट लीड्स अस टू बिलीव कि जो भी क्लैश नेक्स्ट होगा, ये डेटरेंट से निकल के न्यूक्लियर का एक्चुअली हम यूज देखेंगे। हम अपने लाइफ टाइम में न्यूक्स को यूज होते, बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, आधी दुनिया उड़ जाएगी। लेकिन ये लग रहा है, कब होगा क्या होगा ईश्वर ही जाने। आसार तो यही है। मेरे हिसाब हथियार से आपके जल्दी पास है नहीं, चल पड़े आप जी। मेरे हिसाब से जल्दी करें, एटलीस्ट खुद को बर्बाद करना है तो करें यार, एटलीस्ट हम लोग फिर आगे कुछ अपना काम करें ना। नहीं आदि, शादी करानी तेरी पहले है, तो क्या बात कर रहा है? बात है यार, मेरे को बीच में चेप दिया ऐसी फालतू में। 2026 लगा नहीं, अभी चेपना शुरू हो लड़ाइयों गया। की बात हो रही है ना लड़ाइयों की बात हो रही है, तो तू इतने पीसफुली कैसे बैठ सकता है? हाउ कैन यू टॉलरेट हाँ, दिस? ये चक्कर है क्यों सच मेरी बुला रहा है मेरे को साल के आखिर वाले दिन? हम्म। सर, अमेरिका हाँ। अमेरिका पे आते हम्म। हैं।
अमेरिका इस टाइम पे कभी बोलता है मैं वेनेजुएला को ठोक दूंगा, अब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट लगा के बैठे हैं, उसके ऊपर आएंगे वापस, मतलब इस तरफ आना है अभी। अमेरिका में वेनेजुएला के पीछे अभी कितने 2-2.5 महीने हो गए वहां खड़ा हुआ है। इसने 3 चीजें करी हैं सर, 2 ऑयल टैंकर उड़ाए हैं, मतलब चोरी करें लिटरली ले पायरेट्सों गया। के करीब, एंड एक कहता है बोट लोडिंग फैक्ट्री के ऊपर मैंने ड्रोन स्ट्राइक करी है। यार 3 महीने के बाद तुम ये कर रहे हो तो भाई अब क्या बोले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे सर, आप कहाँ देखते हैं अमेरिका को? वेनेजुएला जाएगा, ईरान की तरफ आएगा, किस तरफ जाएगा? क्योंकि अभी उसकी नेतन्याहू की मीटिंग हुई है। हम्म वो तो पहले ईरान को 95 से ही वो आज अटैक होने वाला, आज न्यूक्लियर बढ़ने वाला, तो अपनी कहानी लग, वो भी ठीक है। आदि वेदर वेनेजुएला और ईरान, मुझे हालांकि अगर अगर होना है तो ईरान में मुझे नेतन्याहू को खुश करने के लिए ऊपर से बॉम्बर उड़ा के ले आएगा। अमेरिका की वही काबिलियत है नहीं, करेगा भी नहीं, इन्वॉल्व नहीं होगा इतना थिकली। बिकॉज आप पिछली बार भी हमने देखा जब एक भीषण युद्ध लड़ शुरू हो चुका था ईरान और इसराइल के बीच में, तो अमेरिका ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया एक्चुअली। इंटरसेप्ट की मिसाइल, वो तो जॉर्डन ने भी की, उसके सहयोगियों ने की। बट इतना मान के चलिए इन दोनों में से, और जिसमें लाइक्लीहुड है कि वेनेजुएला में कुछ फ्लेयर अप हो सकता है, बिकॉज वेनेजुएला अकेला टारगेट नहीं हो रहा। ये क्यूबन ऑयल सप्लाई को भी बंद कर दिया इस चक्कर में। वेनेजुएला उसी का ओनली सप्लायर था। चाइनीज सप्लाई लाइन्स और ऑयल सप्लाई बंद हुई है। तो मैं इस अमेरिका के किसी भी एक्शन को, चाहे वेनेजुएला में विच इज हाई प्रायोरिटी और ईरान में होता है, दोनों जगह चाइनीज पावर को चैलेंज दिखता है सामने। जो जहाज इसने पकड़े हैं उसके पेमेंट चाइना कर चुका था वेनेजुएला का। इट इज डायरेक्ट स्लैप। तो मुझे ताइवान के ऊपर बादल मंडराते हुए नजर आते हैं। चंगारी उधर उठेगी वेनेजुएला की तरफ से अगर उठी, और यहाँ यू विल नॉट बी सरप्राइज कि चाइना घुस गया ताइवान में। वो ताइवान को कैप्चर नहीं कर पाएगा आसानी से, वो हमें सबको पता है। लेकिन क्या अमेरिका वहां आके लड़ेगा? वो नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा और अपने एलाई जिसके पास आपका डिफेंस पैक्ट है उसको जब अबेंडन करोगे, तो आपकी रही सही साख खत्म हो जाएगी। अमेरिका का पतन वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम क्या करेगा, जापान को बोलेगा, जापान क्योंकि आजकल लेडी बड़ी वो बनी हुई है आजकल शेरनी, तो उसको बोलेगा तू भेज ताइवान, तेरे पास में है, तू बंदे भेज। जापान के पास पैसे हैं, बंदे का है। इतने साल तो आपने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया नहीं, जिसने कोशिश की उसको अपना उड़ा दिया। तो अभी जापान नीड्स एटलीस्ट 10 years, बट क्या 10 साल हैं? अगर वेनेजुएला का वो स्ट्रैंगुलेशन करने पे बैठा हुआ है और चाइनीज इंटरेस्ट हिट हो रहे हैं दोनों जगह, गल्फ में भी वहां भी, तो ये तो यहाँ एक नया तांडव होता हुआ नजर आएगा हमें, और फिर कुछ कर नहीं पाएगा। और जैसे हमने वॉर गेम किया था, फिर अगेन मेरे को उसी दिमाग वहीं पे जाता है कि फिर उसमें हुआ कि नॉर्थ कोरिया कूद जाएगा साउथ कोरिया में, यहाँ खिचड़ी पक जाएगी। अमेरिका चाह के भी हाथ नहीं डालेगा, और दैट विल बी एंड ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी। दुनिया के यार ये है जिसने कहा था मैं साउथ कोरिया को भी बचाऊंगा, मैं जापान को भी आऊंगा, मैं तो ताइवान तो ओवर में डेड बॉडी। और जो कर रहा है चाइना, उधर वेनेजुएला में टाइट कर रहा है, इधर चाइना क्या कर रहा है ताइवान के साथ, जो एक्सरसाइजिंग की चल रही है, इट इज चैलेंज टू ताइवान एक्चुअली। क्योंकि इंटरेस्टिंगली तो यहाँ ये पर इसको ये जरा, कॉम्प्लेक्स सा हाँ इशू होता हुआ नजर आ रहा है जी। सर, वेस्ट एशिया की तरफ अगर आए, वेस्ट एशिया में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखती है कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में it's quite funny that whole split which has happened, क्योंकि ये पता नहीं स्प्लिट है, दे आर प्लेइंग अ गेम, कोई भरोसा नहीं है इनका। बिकॉज जिस तरह से एक चीज तो दिखी है सर, इसराइल का फुटप्रिंट इस जगह में बढ़ रहा है, ठीक है, बिटवीन जो एक एक दो जो गुट बन के बाहर निकल रहे हैं, इसराइल, सऊदी, यूएई, एंड बाहर के प्लेयर्स हैं, अमेरिका है, भारत है, ये वाले हैं। फिर एक गुट यहाँ पर है जो टर्की, कतर, लोग ईरान को जोड़ते हैं उसके अंदर, बट ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं ईरान भी बैठा है वहां पर, सपोर्टेड बाय चाइना। चाइना तो कटा हुआ है बहुत बुरी तरह से, बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान है उसके अंदर। तो ये जो दो क्लीन लाइंस बन रही हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान एक बीच में वॉलीबॉल की तरह ऊपर नीचे घूमता रहता है, हाउ डू यू सी दिस होल थिंग हैपनिंग, एंड इसराइल के अगले प्लान्स क्या हो सकते हैं सर? आदि हिस्टोरिकली अगर वेस्ट एशिया को देखोगे, इनकी लड़ाइयाँ किस बात पे हुई हैं? कभी पानी पे हुई, कभी टेरिटरी पे हुई। तो मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री, ईरान इराक के उसमें, इराक कुवैत के अंदर घुस गया, फिर ऑफ कोर्स यूएस बाहर से आया। अभी जो आप देख रहे हो ना, वो हो रही है फाइनेंशियल मसल की लड़ाई। और फाइनेंशियल मसल यहाँ पे कतर के पास था ही था,
यूएई छुपा रुस्तम था, और सऊदी जो है इट्स ए मिक्स ऑफ मिलिट्री एंड दोनों। उसको अमेरिका की प्रोटेक्शन भी हासिल है, पेट्रो डॉलर को कंट्रोल करता है, ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करता है पूरे ओपेक में। तो ठीक है जी, वो था। अब ये क्या, ये तीनों जो टसल चल रही है आपस में, ईरान देखो, ईरान तो शुरू से गुंडा है, उसको तो आप कह लो ना कि उसको हर बंदा दूर और आप ये भी मान के चलिए, ये समझिए कि ये सारी जितनी यहाँ वेस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, ना तो यहाँ कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई प्रोसेस है, ये सारे डायनास्ट हैं। तो बेसिकली वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना पैसा, अपने इन्वेस्टमेंट में लगे रहते हैं। यही एमबीएस, अभी आई बिलीव एमबीएस ने मना कर दिया मिलने से सीडीएफ को। आज खबर उठ रही थी, मैं तो आज दिन को बाहर ही था सोशल मीडिया से। अब ये भी सॉरी, बड़ा फनी है, ये भी बड़ा फनी है, उसको मिलने से मना कर दिया, लेकिन उसको हाईएस्ट अवार्ड भी दे दिया एक। चलो ये भी ठीक है, क्योंकि पूरी फौज, सऊदीज की जो फौज है वो सारी पाकिस्तानी पर्सनल है उसमें, और अभी मरे भी तो हैं 8-9। हाँ, तो तो आपने जो बोला कि सारी गेम में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो पिसेगा, हीरा मंडी का तो अंत इसी मतलब बुरी गत होनी है। लेकिन ये पावर गेम चल रही है इस टाइम। आप यूएई और पहले कॉन्फ्लिक्ट था टर्की वर्सेस सऊदीज। टर्की कह रहा था मैं कैलिफेट फिर बनाऊंगा बिकॉज हमारी हिस्ट्री है और मैं इस्लामिक वर्ल्ड पे रूल करूंगा। सऊदी कह रहे थे भाई हमारे पास मकाम दीना है, हम रूलर हैं, हम कस्टोडियन है इस्लामिक फेथ के, तो वी विल होल्ड द की। यूएई ने कहा तुम दोनों रहो साइड पे। तो क्योंकि इजराइल ने क्या बोला कि वी डोंट रिकॉग्नाइज कतर, उस दिन तो माफी मांग ली थी। अब इजराइल इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग कतर एट ऑल, बट दे डोंट एग्जिस्ट। और यूएई का इजराइल के साथ अब्राहिम अकॉर्ड हो रखा है। सो डू वी सी कतर वर्सेस यूएई विद इन, अगर हम गल्फ की बात करें, इसको इजराइल को छोड़ दें साइड पे, तो अगर आपका दोस्त कह रहा है कि मैं कतर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो कतर और यूएई आमने सामने आ जाते हैं इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली टुडे। सऊदी जो है उसका पंगा है टर्की के साथ बेसिकली। लेकिन जैसे यूएई भी बिहेव कर रहा है, चाहे यमन में, चाहे लीबिया में, वहां सऊदीज को हर्ट कर रहा है वो, खास करके लीबिया में। तो ये एक ऐसी खिचड़ी पकी हुई है आज, जो कि गल्फ में लड़ाइयां होती रही हैं, ऐसा नहीं कि बड़े पीस में थे ये लोग, लेकिन दोज इश्यूज वर डिफरेंट। अभी इशू जो आ रहा है वो बेसिकली पावर ग्रैबिंग का, और वो पावर जो ये ग्रैब करना चाहते हैं वो पैसे के बल पे कर रहे हैं। मिलिटरली दे कांट डू एनीथिंग। गल्फ में किसी स्टेट के पास ईरान को छोड़ के मिलिट्री पावर नहीं है। तो अब ये पैसे से जो गेम खेलते थे, आप देखो जब ये आया था ट्रंप गल्फ में, एक ने जहाज दिया तो दूसरे ने 1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर दी सऊदीज ने, और इन्होंने यूएई ने आल्सो प्रॉमिस समथिंग। तो ये पैसे की बोली चल रही है। तो मुझे क्या लगता है कि ऑयल ने आके इनको अमीर बनाया था। अभी ऑयल की डिमांड एंड प्रोडक्शन दोनों डिक्लाइन पे है। अभी ये अपना नेक्स्ट एवेन्यू ढूंढ रहा है। एमबीएस ने तो क्लियरली, एमबीएस ने तो ढूंढ लिया था, मक्का मदीना को बनाएगा, साथ में हिंदू मंदिर बनाएगा। आने वाले दशक में सबसे ज्यादा आउटवर्ड टूरिज्म जो होगा वो भारत से होगा, बिकॉज एक हमारी इकोनॉमी ठीक है, दूसरा ये जो गदर मचेगा और आधी दुनिया राइट ऑफ होगी तो हम सेफ होंगे होपफुली। तो इस जस्ट अ बिजनेस आइडिया। और मंदिर इन गल्फ इज अ बिजनेस आइडिया, हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। वो याद है ना आपको, इधर सिंदूर चल रहा था और उधर हमारे केरलाइट्स ने बुला लिया था शाहिद अफरीदी को कि ऐसे, वो बेवकूफी ना करें तो अच्छी बात है। एमबीजेड जो है ना, एमबीएस का तो सबको पता था, एमबीजेड ने बड़े स्मूथ गेम खेली है यूएई ने, और वो लग रहा है मेरे को। और जो उस दिन आप बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर जो उसने पोर्ट के बर्थ खरीद लिए, एयरपोर्ट खरीद लिया, पीआईए उसमें घुस रहा है, तो अपनी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करने की कोशिश, बिकॉज गल्फ में फूड सिक्योरिटी नहीं है। मेन थिंग। हाँ, तो आपको और पाकिस्तान की डिपेंडेंस और सऊदी के साथ उनका इम्पैक्ट हुआ, डिफेंस पैक्ट कि तेरे पे अटैक होगा तो हम अटैक करेंगे। तो एमबीएस उसको, एमबीजेड जो उसको अपसेट कर रहा है। तो ये सारा खेल जो है, ये पैसा, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का भी इसमें नहीं बचा मेरे हिसाब से, ये है। और उसमें अमेरिका मुझे लग रहा है हेल्पलेस हो जाएगा। अमेरिका को समझ नहीं आएगी कि वो कतर का हाथ पकड़े, वो सऊदीज को जफी डाले, बिकॉज सऊदीज को छोड़ता है तो उसका डॉलर खतरे में आ जाता है। कतर में उसका सबसे बड़ा एयर बेस है, बहरीन में उसका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। तो ओमान को छोड़ के, विच इज ए न्यूट्रल कंट्री, बाकी जहां जहां अमेरिका ने हाथ डाला वो सारे आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो बड़ा भाई करेगा क्या? मैं कह रहा हूँ अमेरिका का दिन, लास्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका, एज वी अंडरस्टैंड। तो ये हुती इसकी यहाँ पड़ने वाली है। बट ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपके दोस्त आपस में लड़ पड़े सारे।
वो दोस्तों को अपनी फ्यूचर नजर आ रहा है यार। यूएई ने क्या किया, तेल 2 स्टेट में 9 में से 2 में सूख चुका है ऑलरेडी। तो उन्होंने ऑफसेट किया दुबई को एक इंटरनेशनल सिटी बना के, दुनिया भर के कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे हैं, लोग आते हैं, इसे सेफ सिटी, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई ओवर डिस्प्ले ऑफ इस्लामिज्म कुछ नहीं है, पीपल फील वेरी सेफ। तो उन्होंने एक मॉडल किया, उनको समझ आ गई कि फाइनेंशियल मसल आप स्ट्रांग रखोगे तो आने वाले दिन आपके आराम से कट जाएंगे। फिर उन्होंने मुंह किया पाकिस्तान की तरफ। बट यमन में क्यों घुसा, यूएई को पूछे व्हाट इज देयर इंटरेस्ट अदर देन हर्टिंग सऊदीज। पाकिस्तान में समझ आती है, फूड सिक्योरिटी है, मैन पावर है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, शायद कल को बोली लगा ले, कुछ भी हो सकता है। यमन में यूएई का क्या इंटरेस्ट है अदर देन हर्टिंग सऊदीज। तो ये दिख रहा है कि अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड्स आपस में दे आर ऑन द वॉर फुटिंग अगेंस्ट ईच अदर, जो ओवरऑल अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इस लड़ाई में अगर डॉलर टूट गया ना, डीलिंक हो गया, आपको याद होगा एमबीएस ने बाइडेन से हाथ मिलाने से मना कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट जब नहीं बनती थी, तो वो अपना कलर दिखा चुका है। अमेरिका इज नॉट द पावर विच यूज टू बी 90s में यार। $40 ट्रिलियन का ऊपर कर्ज पड़ गया आपके ऊपर, आप वो नहीं रहे जो आप थे। और इनकी जो एफिलेशन है गल्फ में रशिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना स्मूथ ऑपरेटर है, और रशिया रशिया सबके रशिया के साथ बनती है। ब्रिक्स अगर ढंग से बन जाता तो यू शुड नॉट बीन सरप्राइज कि ईरान के साथ साथ 2-3 और आगे होते ब्रिक्स में अभी तक। अभी तो ईरान ओपनली बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ ब्रिक्स में। तो ये कुछ नहीं है, एक चर्न चल रहा है आदि। और चर्न में क्या है कि जितना बड़ा प्लेयर होगा उसके उंगलियां उतनी जगह फंसी होंगी, और उसको उंगलियां उधर मुड़ती हुई जब मुड़ी जाएंगी तो दर्द बड़ी होगी। तो अमेरिका की उंगलियां फंसी हुई हैं इस बट चर्न में। इसमें सबसे प्यारा हश्र होने वाला है हमारी हमारी हीरा मंडी का हश्र, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा किस तरह भागना है। आई टेल यू राइटली समड अप। ये अपनी करतूत है। जब आपने अपने आप को एक पैसे के लिए ऑफर कर दिया ना कि सर आप पैसे दीजिए, हमसे बताइए आपने क्या करना है, अफगानियों को मारना है, इस्लाम गया साइड पे, वी विल किल देम, विल हैव यू गेट यू बेस्ट ऑफ देयर, जो बड़े बड़े टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर नाम हम पकड़ पकड़ के आपको देंगे। आपको यमन में सऊदीज को जी हजूरी करनी है, $100। इसराइल पासपोर्ट नॉट वैलिड फॉर ट्रेवल टू इसराइल, और उसका आप जवान भेजने के चक्कर में पड़ रहे हो। वो तो मुल्लाओं का प्रेशर ना होता तो अभी तक फौज चली गई होती इनकी। $1000 मांगे थे, इसराइल $100 पे आ गया। तो इन्होंने अपने आप को बेचा हुआ है ना, इनकी फिर एंड तो यही होना यार। एक कमोडिटी है पाकिस्तान, से कमोडिटी, एक कंट्री थोड़ी है। इट विल बी बीच में ट्रीटेड आके लाइक। बीच में हाँ जी। आके बीच में आके चाइना बोलता है मैंने मीडिएट किया था इंडिया पर। अब ये भी देखो यार, आई मीन दुनिया बावली हो रखी है यार, बावली पूछ बोलते हैं। क्या क्या क्लेम कर रहे हैं यार। ना who's hurting whom by ए नैरेटिव वॉर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। बट चाइना को भी देखो ना, चाइना नोज वेयर टू हिट। जब चाइना ये बोलता है, हमें तो लोगों ने क्या सवाल पूछने हैं। बेसिकली वो ट्रम्प के नैरेटिव को हर्ट कर रहा है। तो एंड ही शोइंग कि मैं आई एम वेरी मच रेलिवेंट इन इंडो पाक थिंग। सर एक ट्रम्प का नैरेटिव है, दूसरा आई मीन ही इज आल्सो सेइंग कि भाई मैं एक्सक्यूज मी मेरे हथियार ठुक रहे थे तो मैं बीच में हाँ, वो अगर ऐसा किया तो दैट मस्ट बी रीजन। अगर वैसा हो जैसे अमेरिका ने किया जी, न्यूक पे खतरा आ गया, तो इनको तो जो उनकी जो एयर डिफेंस उड़ा और फिर जहाज उड़े, तो नेचुरली दैट दैट मेक्स सेंस। बट बीच आज में 9 महीने के बाद चीजें निकल रही हैं, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। नहीं, वो एक चीज एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर आती है कि अमेरिका चाइना दोनों ने फोन करा भाई ये तेरा भी मर रहा है मेरा भी मर रहा है भाई, रोकते हैं इनको। पाकिस्तान को बोल यार, तू भी बोल मैं भी बोलता हूँ, रोको इसको। हो सकता है। I mean that's quite a possibility because in the larger interest of game यार, ओए ये ओए 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 ओए। As a matter of fact आपको अगर याद होगा 99 में जो चाइना ने ही एक इशू रेज किया था कि यार ये पाकिस्तानी कुछ कुछ बेवकूफी करने वाले हैं, रोको इनको। बिल क्लिंटन को चाइना रेज्ड एन इशू, उसके बाद बिल क्लिंटन ने इनको फोन करा कि यू ब्लडी कम हियर राइट नाउ। उस टाइम दोस्त थे ना, उस टाइम यूएस चाइना दोस्त थे। पर यू आर राइट, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लेवल पे फ्रेंडशिप रहती है, दुनिया आपस में लड़ती है। हमारा भी आईएसआई और आरएनडब्ल्यू आपस में डील करता है। फ्रेंडशिप हमारे क्या, तो वो मतलब डीलिंग होती है मतलब दोनों के बीच। डीलिंग, हाँ, एक लिंक रहता है। और जब उनको लगता है कि एक चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है विच कैन हर्ट देम,
because a nuclear war in Indian subcontinent will definitely hurt China. सीपेक फीपेक तो गया ना, उसका कहानी खत्म होगी। या तो सर अभी जरा there's a reason. सॉरी जी जी, अभी जरा नहीं ठीक कह रहे हैं आप। आपको लगता है चाइना ताइवान के साथ कुछ बेवकूफी करेगा थोड़े टाइम के अंदर, बिकॉज वो नॉर्थ कोरिया और इसको छोड़ देते हैं, बट ये जिस तरह से चाइना ने अभी करा है ना, ताइवान के लोगों से सुनो वो बोलते हैं यार क्या कौन सी एक्सरसाइज है, सब फिट है यहाँ पर, एकदम कुछ नहीं है, वी आर नॉट वरीड, देखो कुछ नहीं हम आएगा चाइना। नहीं, हम प्रोपेगेंडा वॉर के उसमें रह रहे हैं, वो अगेन मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर के युग में रह रहे हैं, प्रोपेगेंडा नैरेटिव वॉर चलती रहती है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं हमेशा से G2 का अपोनेंट हूं, मैंने कभी नहीं बोला कि G2 होगा, मैं हमेशा अपोज करता हूं, मेरा दिल नहीं मानता कि चाइना कभी सीड करेगा कि लो आधा आधा दुनिया बांट ले अमेरिका के साथ, बिकॉज चाइना डिक्लाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट्स वन पॉइंट, वो हमारी असेसमेंट है फ्रॉम अ क्लोज कंट्री जिसके बारे में खबर पूरी पता नहीं है। यूएस डिक्लाइन कर रहा है, उसकी हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने उसकी इजराइल उसको डिफाइंस दिखा रहा है, जना खना उसको आंखें दिखा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो चाइना क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो आधी दुनिया क्यों बांटेगा? वो तो कहता है मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए। चाइना का एम्बिशन तो वही है कि ही चाइना शुड बी द ओनली सुपर पावर। इफ दैट बी सो, एंड अगर उसके इंटरेस्ट हिट हो रहे हैं वेनेजुएला में, वेस्ट एशिया में, तो अगर चाइना रिएक्ट ना करे, और मोर सो बिकॉज यहाँ क्यों रिएक्ट कर सकता है कि इसने जो पैसिफिक ओशन का जो फ्लोर है, जिसमें मेरीना ट्रेंच है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द, उसके अंदर भी चाइनीज प्रेजेंस है, जहां दुनिया पहुंच नहीं सकी। हम तो चांद की बात कर रहे हैं। they've established something in the Marina Trench itself. तो डॉक्टरिंग ऑफ सी फ्लोर चाइना के ईस्ट में किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है। यूएस ने अपनी सबमरीन खोई थी यहाँ पे, बाद में उसको बोला एक्सीडेंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे नहीं होता। यू ऑल्सो नो हाउ सच सबमरीन्स वर्क। तो वो अगर चाइना को सबसे फेवरेबल सिचुएशन यही बनती है कि अगर यूएस को स्लैप बैक करना है या ये दिखाना कि तू हट मेरा टाइम आ गया, तो ही हैज टू गेट यूएस इनटू द बैकयार्ड। चाइना जाके वेनेजुएला में तो लड़ेगा नहीं, लड़ेगा तो मारा जाएगा। तो मारा उसके जाएगा। लिए ये प्ले फील्ड बना हुआ है। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार चाइना जब बड़ी पावर पे 2010-11 में बड़ा ग्रो कर रहा था, अमेरिका से हल्का हल्का प्यार भी था, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत और लड़ाई भी थी, तभी ताइवान में क्यों नहीं घुसा? क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको वन चाइना पॉलिसी को ओके किया हुआ है। तो जैसे इसने हमारे साथ बॉर्डर का इशू ऑन बैरन पीस ऑफ लैंड, पीपल मे नॉट लाइक दिस, बट मोस्ट ऑफ इट ईस्टर्न लद्दाख की जो लैंड है, नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी, लोग उसको गाली निकालते हैं, बट फैक्ट है कि इस अनप्रोडक्टिव फ्रिजिड लैंड क्यों रखा हुआ है? 1 किलोमीटर हम इधर बोलते हैं, वो बोलता है 2 किलोमीटर इधर, बिकॉज उसको पता है कि किसी दिन हम इंडिया को कंटेन करने के लिए, भारत को कंटेन करने के लिए उसको यहाँ पे पंगा शुरू कर सकता है। इसी तरीके से इसने ताइवान को, जब ये रूस पे था पावर पे, अमेरिका से बन रही थी, और ये कहता कि हमारा ड्रीम है कि हम एक यूनिफिकेशन होगी, ताइवान में इसलिए नहीं घुसा कि ताइवान उसका एक टूल है जो इसने रखा हुआ है। जिस दिन इसको लगेगा कि इसकी अथॉरिटी, अमेरिका की अथॉरिटी चैलेंज करने का टाइम आ गया, तो चाइना का गेम ताइवान के अंदर ही होगा, वही उसको सूट करता है। ना वो वेनेजुएला में जाके लड़ेगा, ना वो वेस्ट एशिया में लड़ेगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। लड़ने की नौबत आएगी वो साउथ चाइना सी में ही होगा। दैट्स मेक्स मी बिलीव। बाकी समय बताएगा कि कहाँ पहुंचते हैं। एक एक लास्ट सवाल उठाते हैं सर, क्योंकि इसमें अभी अभी तक हमने भारत की बात नहीं करी है। भारत के आसपास ये जो दो लल्लू बैठे हैं इस तरफ, आई डोंट थिंक चाइना का इसमें कहीं ना कहीं कोई कोई इंटरेस्ट रहेगा कि भैया भारत के साथ कुछ अभी इस टाइम पे कोई पंगा लेने को, बिकॉज ही इज गॉट हिज ओन इश्यूज गोइंग देयर। बट आपको क्या लगता है ये जो दो लल्लू हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर चारों तरफ, दोनों तरफ, एंड दे कीप ट्राइंग डूइंग स्टफ। अभी कल हमने एक बड़ा जबरदस्त सा एक वो गेम पकड़ा है, असम के अंदर ये कुछ अटैक करने के लिए प्लान कर रहे थे, और ये चीज हमने बोली थी ऐसा कुछ होगा। तो इनका तो पूरा प्लान है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ करते रहो भारत के साथ, क्या है, एंड हाउ डू यू थिंक इंडिया विल रिएक्ट गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि एक एक्सपेक्टेंसी तो है कि भाई सिंदूर दोबारा होगा ऑब्वियसली। देखो, हमें अपना नेबरहुड सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। फर्क ये है कि शायद बांग्लादेश के लिए या कंगलू देश के लिए या पन्ना मंडी के लिए हम शायद इलेक्शन का वेट करें, शायद वो होने नहीं होने वही डाउटफुल है। रेफरेंडम होगा, इलेक्शन होगा, क्या होगा वो पता नहीं। बट आई थिंक भारत अपने कार्ड वाइजली खेल रहा है कि थोड़ा टाइम, बिकॉज बांग्लादेश में कन्वेंशनल थ्रेट कुछ भी नहीं है, न्यू सेंस होने के अलावा कुछ नहीं है।
और अगर हमारी एक फेवरेबल सरकार या एक समझने वाली सरकार आती है तो हमें डिपोर्टेशन में आसानी होगी। देखो कई चीजें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, उठा के वहां फेंक दो। जब तक होस्ट कंट्री ढंग से एक्सेप्ट ना करे ना, तो वो नासूर, वो कैंसर खत्म नहीं होता, वापस आ जाते हैं वो। सो विजडम बांग्लादेश के साथ ये है कि हम उनका स्क्रू टाइट करके रखें, ट्रेड बंद, सप्लाईज बंद, बिजली बंद, पानी के साथ खिलवाड़ करो। बट इन केस you get a favorable government or government which even if BNP which is not supposed to be favorable to us but हो जाता है वो, nothing is permanent, अगर उनके साथ डील किया जाए और अपने अंदर जो छुपे हुए 5 करोड़ 6 करोड़ बांग्लादेशी घूम रहे हैं, इनको अगर हम पीसफुली वापस भेज सकें, एंड जो हम कई बार बात कर चुके हैं कि अगर ऐसी नौबत भी आए कि कुछ बांग्लादेशी हम एक्सेप्ट कर लें वर्क परमिट देके, वोटिंग राइट छीन के, तो देयर इज नो हार्म, समथिंग कैन बी डन। बांग्लादेश के साथ हमने एक रूबिकॉन क्रॉस नहीं किया है, पाकिस्तान के साथ हो चुका है। Because Pakistan is like a prostitute who's carrying AIDS. She's sleeping with everybody. She's catching different kinds of venereal diseases. You can't afford to have a love affair going with her. Character खराब है पाकिस्तान का। और बांग्लादेश को ठोकने के अलावा अगर हम पाकिस्तान को ठोकेंगे तो बांग्लादेश अपने आप इसकी झाग बैठ जाएगी। बिकॉज आज बांग्लादेश को की जो फूफा है वो कहाँ से आ रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम ISI, जमायत, CIA sitting far away. America can't influence anything in Bay of Bengal. अगर उस पे आ जाएंगे हम लोग, और अगर मलाइका स्टेट का जो चाइना का फियर है अगर उसको भी प्ले अप कर जाए, और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार के साथ, तो अमेरिका अगर सोचता कि मैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मैं कुछ करतब दिखाऊंगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट गिवन द स्टेट ऑफ अमेरिकन मिलिट्री एंड जो कैपेबिलिटी है उसकी आज। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को हम डील करेंगे, होपफुली ठीक हो जाएगा, गिव एंड टेक जो भी है, और उनको हम ठोक देंगे। नहीं सुधरे तो फिर दोनों ठोकेंगे। पाकिस्तान का ठुकना तय है और मस्ट है। बांग्लादेश, since you have friends there, तो we can, you have friends Mariam also, but नहीं, I have no friends. फिर ठीक है, फिर ठीक है। Sir, thank you so much. हमने एक राउंड अप करा है. I think 2026 will be as eventful as 2025. But still we hope for peace, we hope for tranquility, and we hope that things become sensible. क्योंकि जिस तरह से लोगों ने अपना दिमाग खराब कर रखा है, किसी को पता भी नहीं है कि वो आ रहा है, जा रहा है, पहन रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि भैया कहीं ना कहीं आगे जाके इन चीजों का बहुत बहुत बुरा नुकसान हो सकता है किसी को। ये मेरा एक चीज कहना है सर, क्योंकि जिस तरह से रशिया यूक्रेन जा रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग डाउन द ट्यूब। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर विद अस ड्यूरिंग 2025। ऑब्वियसली लवली टू हैव यू एंड थैंक यू आदि। एंड मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि पूरी जिंदगी न्यू ईयर क्लब्स में बनाया, दारू पी, वाइन उड़ाई, डांस किया। टुडे वी आर डूइंग हवन। देयर इज नो हार्म चूजिंग अ वे। तेरे लिए नहीं बोल रहा, यू आर स्टिल इन, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, यू आर अ सरकारी बुल, यू कैन गो एनीवेयर। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो wishing everybody a very happy new year, to all our viewers, and Adi through you, to your family and everybody else who watches us. And thank you everybody. We shall be back tomorrow morning, which is the next year, on Dev Talk. So please like, subscribe, and we shall see you tomorrow. Stay safe, be safe, don't do anything I won't do, which is a large scope of things. Namaskar. Namaskar.